प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी पार्ट चैप्टर का अपना लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। एनर्जी कितने कितने तरीके की होती हैं एंड कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ। बच्चे लोग, अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं करे हैं अटेंड, तो जल्दी से पीछे के लेक्चर अटेंड करके आ जाइए। ये वाला पार्ट और आसानी से समझ में आएगा। सारे लिंक्स नीचे गिवन हैं, आप चाहें डायरेक्टली उस पर जंप कर सकते हैं, नहीं तो ये पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे, सबसे पहले बात आई कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके थे, 3 तरीके की होती है। हाइट पे कोई एनर्जी होती है, उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। खिंचे हुए स्ट्रिंग में कोई एनर्जी होती है, शेप चेंज होने की, डिफॉर्मेशन होने की वजह से दबे हुए स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और चार्जेस रखे हुए हैं प्लस प्लस माइनस प्लस, उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 3 तरीके की। कैसी? अगर सीधी लाइन में चल रही है बॉडी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। गोल गोल घूम रही है पंखे की तरह, कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरी, वाइब्रेट कर रही है, तो कौन सी एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी पे बेस अभी हम पहला टॉपिक है आज का कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे होती है कन्वर्ट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आई फॉलिंग बॉडी। बेटा, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इस तरीके से गिर रही है ऐसे, तो आप बताइए ये किसी हाइट पे इस तरीके से ये बॉडी थी, ये हाइट पे थी, h हाइट पे, तो बताइए यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी। वो भी कैसी होगी? मैक्सिमम। जब इसे छोड़ेंगे तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? ए पॉइंट पे, इसलिए मैंने वहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और नीचे आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, हाइट पे डिपेंड करती है, क्योंकि हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, लिख दिया डिक्रीजेस। लेकिन जब नीचे पहुंच जाएगी बिल्कुल यहाँ पे, तो हाइट बिल्कुल 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी हो जानी है? मिनिमम हो जानी है। कितनी? 0 हो जानी। लेकिन बेटा, जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उसकी हाइट तो कम होती जाती है, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि स्पीड बढ़ती जाती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², जो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। यानी कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, ड्यूरिंग फ्री फॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अर्थ जो है उस बॉडी पे कोई वर्क करेगी, उसे खींचेगी और इस तरीके से उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगी। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? अगली बात आई वुंड अप वॉच या टॉय। बेटा, टॉय कार होती हैं, उसकी चाबी एमेट देते हैं आप। ये पुराने ज़माने की इस तरीके से घड़ियाँ होती थी, आज भी होती हैं कुछ, उसे आप सेल नहीं डलते हैं, उसकी चाबी होती है, चाबी को घुमाएं सुई चलने लगती है। तो उसमें ऐसा क्या सिस्टम होता है? बिना सेल के सुई चल रही है, बिना सेल के टॉय चल रहा है, चाबी घुमा दी, अरे कार भागने लगी। क्या होता है प्यारे? उसके अंदर एक तरीके का स्ट्रिंग होता है, जिसे आप क्या करते हैं, उसे आप अमेटते हैं जब, तो वो वूंड होने लगता है किसी चीज़ के ऊपर खिंच के लिपटने लगता है, वूंड होने लगता है, खिंचने लगता है स्प्रिंग एक तरीके का। और जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग खुलता है। तो जब आप उसे घुमा रहे होते हैं, वूंड कर रहे होते हैं, तो वूंड करने में आप क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। वो जो वर्क है उसमें वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि वो खिंच रहा है, वूंड अप हो रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। जैसे यहाँ कौन सी पोटेंशियल थी? ग्रेविटेशनल। यहाँ आ रही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो आप वर्क कर रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और जब आप उसे छोड़ते हैं
तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो तेजी से अनवुंड होता है और अनवुंड होने में, वो खुलने में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। थ्रू लीवर्स वो व्हील से कनेक्टेड होता है या घड़ी में सुइयों से कनेक्टेड होता है थ्रू लीवर्स। तो जब वो खुलता है तो घड़ी की सुई पे धक्का लगता है और वो गोल गोल चलने लगती है। यानी हेयर क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू किसमें, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऊपर में क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी बात आई स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अ बो। आपने एक तीर कमान लिया या कैटापोल्ट्स लिए, उसको आपने तीर कमान को तीर लगाया कमान में और उसे स्ट्रिंग के साथ खींचा। जब आप स्ट्रिंग के साथ खींचते हो तो बेटा पीछे वाला जो तार होता है उसमें जब बो को खींचते हो तो तार खिंचता है। खींचने में, स्ट्रेच होने में आपको क्या करना पड़ता है, वर्क। किस पे, स्ट्रिंग पे। और जब स्ट्रिंग खींचता है वर्क होता है, तो जितना वर्क आप उस पर करते हो उतनी ही उसमें एनर्जी आ जाती। कौन सी एनर्जी खींचने में उसमें आ जाती है जब वो खींचता है, जी हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो किस में कन्वर्ट होती है, जब आप उसे छोड़ते हो तो वो तेजी से आगे जाता है। और कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही कंप्रेस स्प्रिंग की बात करें बेटा, जैसे मान लें एक स्प्रिंग था, इस तरीके से ये स्प्रिंग था, ठीक है, ये कहीं पे रखा हुआ था ज़मीन पे, आपने ऐसे ऊपर से दबा दिया, ये लीजिए दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कंप्रेस किया होगा आपने इसको दबा के, तो आपने कुछ वर्क किया होगा इस पर या फ्री में हो गया होगा, जी हाँ, वर्क किया होगा। और जितना भी हमने उस पर वर्क किया वो उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, जी हाँ, फिर से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगी। और फिर क्या होगा, जो इस पर आपने अगर एक बॉल रख दी तो जैसे ही इसे छोड़ोगे ये स्प्रिंग खुल जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा और जो बॉल थी वो तेजी से ऊपर उड़ जाएगी। तो इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, बॉल उड़ गई, काइनेटिक एनर्जी में। बॉल उड़ने लगी तो काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पोटेंशियल से काइनेटिक के। लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ मैं और बता दूँ, जैसे आपने देखा कि जब कोई बॉडी यहाँ बना रहा हूँ कि ऊपर से नीचे आती है तो हाइट डिक्रीजेस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइट डिक्रीजेस तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो ये भी डिक्रीजेस जैसे अभी बताया। लेकिन ऊपर से नीचे वेलोसिटी बढ़ती है, गिरते गिरते अर्थ उसे खींचती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है, v बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। यानी यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल। लेकिन ऐसे ही अगर किसी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकें, ये लीजिए ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक रहे हैं बेटा, तो बताइए हाइट क्या होगी ऊपर जाते जाते, हाइट क्या होगी, हाइट आपकी बढ़ती जाएगी, हाइट इंक्रीजेस, ऊपर ही लिख रहा हूँ, हाइट इंक्रीजेस। और बेटा हाइट अगर इंक्रीज होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला mgh होता है, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन ऊपर जाते जाते क्या आपको पता है, पेन को ऊपर फेंक दूं अगर मैं, तो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बढ़ती जाती है, आप फेंकते हैं उसकी स्पीड और तेज होती जाती है। अरे भैया अगर और तेज होगी, मतलब आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ऊपर जाके उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, और तेज और तेज और। अरे रॉकेट है क्या, मशीन लगी है, इंजन लगा है क्या उसमें? नहीं, ऊपर जाते जाते स्पीड कम होती जाती है और एक पॉइंट पर जाके वो रुक जाता है। फिर उसके बाद वहाँ रुका नहीं रहता, अर्थ उसे खींचती है तो वापस नीचे आने लगता है। फिलहाल मेन बात ये कि ऊपर जाते जाते स्पीड डिक्रीजेस, और स्पीड क्योंकि डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते, चूंकि फॉर्मूला हाफ mv² v पे डिपेंड कर रही है, v डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज। यानी यहाँ पर
कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक थी पहले, ऊपर जाते जाते पोटेंशियल काइनेटिक कम होने लगी, पोटेंशियल बढ़ने लगी, यानी हेयर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने उसे फेंका था तो उसे स्पीड दी थी, उसे काइनेटिक एनर्जी दी थी जो ऊपर जाते जाते कम होगी और पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जानी है? जीरो हो जानी है। क्यों जीरो हो जानी है? क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो हो जानी है। समझ पा रहे हैं? तो प्यारे ये नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बेटा हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बच्चे अभी तक आपने दो तरीके की मेनली एनर्जीज पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मिला के हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन बेटा एनर्जी तो और भी कई तरह की होती हैं। कौन कौन से तरीके की एनर्जी होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, वो पढ़ने जा रहे हैं। प्लस अगर हमें किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करना है तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, उसकी डिटेलिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिए और अभी सुनते सुनते समझते समझते ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए। प्यारे बात आई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, ये इतने टाइप्स की एनर्जी मैंने यहाँ लिखी हैं, 12 टाइप्स की एनर्जीज हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं। वो आपने जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो सुनी थी, जिसे हम मिला के मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। उसके अलावा सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, नए नए नाम सुनने में आ रहे हैं, विंड एनर्जी। कुछ नाम तो आपको पहले से ही मालूम होंगे, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या होती है, कुछ नए नाम सुनने में मिल रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी, शायद न्यूक्लियर एनर्जी ना सुनी हो, हाइड्रो एनर्जी ना सुनी हो, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, क्या क्या है डिटेलिंग में ये सारी एनर्जीज हमें पढ़नी है। फिर एग्जांपल्स पढ़ने हैं कि किस तरीके से इसे किन डिवाइसेस में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है प्यारे, तो ये टाइप्स ऑफ एनर्जी आप चाहें नोट कर सकते हैं। अभी बात आई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की डिटेलिंग। सबसे पहले बात आई सोलर एनर्जी। बेटा नाम से पता चल रहा है, बचपन से शायद आप सुनते हुए आएंगे, सन से जो भी एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। द एनर्जी रिसीव्ड, द एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन से जो बेटा एनर्जी आती है उसमें लाइट एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है, और भी कई तरीके की रेडिएशंस होती हैं। वो जो भी एनर्जी हमारे पास पहुंच रही है, एनर्जी रिसीव्ड बाय अस फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। बोले अच्छा सर सोलर एनर्जी तो है, ठीक है, तो करें क्या, इसका फायदा क्या है? बेटा इसका फायदा ही फायदा है। अगर सन नहीं होता तो हम नहीं होते, हमारी अर्थ में कोई भी चीज़ नहीं होती। जो भी हम हैं वो हम सन की वजह से हैं, इसलिए हम सूरज को, सन को देवता मानते हैं, इसलिए उन्हें हम सूर्य देवता कहते हैं। सन की वजह से ही ये पूरी दुनिया है, वरना होती ही नहीं। कैसे, आप देखिए, कुछ इस चैप्टर में समझाऊंगा, कुछ आगे के चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। जैसे सन से जो हम एनर्जी लेते हैं उसे कई फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले बात आई सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स। आपको मालूम है सोलर पैनल्स या सोलर सेल क्या होते हैं? सोलर सेल आर टाइप ऑफ डिवाइसेस मेड ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो आगे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। फिलहाल सोलर सेल जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स से बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम से, जो सन की लाइट पड़ने पर डायरेक्टली उसे सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से आप चाहे लाइट चलाइए, चाहे पंखा चलाइए, चाहे बैटरी चार्ज करिए, चाहे कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान आप चला सकते हैं। तो सोलर सेल्स को अगर इस तरीके से एक एरे की फॉर्म में एक साथ लगा दिया जाए तो इसको हम बोल देते हैं सोलर पैनल। तो सोलर एनर्जी इज यूज्ड बाय सोलर सेल्स या सोलर पैनल। ऐसे ही प्यारे आपने देखा होगा सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर देखा है कभी? जैसे घर पे खाना पकाते हैं प्यारे, कुकर में पकाते हैं, वो गैस से पकता है, गैस से गर्म होता है, उसमें फ्यूल लगता है, पैसे लगते हैं, एनर्जी जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके का सोलर कुकर होता है जो सन से चलता है। इसकी डिटेलिंग मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे चलता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये इस तरीके से आप एक बॉक्स देख पा रहे हैं, इसमें कंटेनर रखे होते हैं खाने के, ऊपर से इसके ऊपर एक शीशे की प्लेट लगा देते हैं, यहाँ मिरर होता है, सन की लाइट जब इस पे पड़ती है तो इससे टकरा के अंदर आती है, और शीशे पे जब लाइट जाती है ट्रांसपेरेंट शीशे पे, तो अंदर वो जो हीट है, सन की हीट है, वो अंदर ट्रैप होती जाती है और अंदर का टेम्परेचर हल्के हल्के बढ़ता जाता है और अंदर का खाना
पक जाता है। जी हाँ, इतना टेम्परेचर हो जाता है इसके अंदर कि 160-180 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर पहुँच सकता है, स्पेशली डिज़ाइंड अगर सोलर कुकर बनाए जाएं। ऐसे ही प्यारे ये सोलर फर्नेस है। सोलर फर्नेस यानी सन की हीट से चलने वाली एक भट्टी। इससे क्या किया जाता है, आप देखिए बिल्डिंग्स पे इस तरीके की ये सोलर फर्नेस लगाई जाती है। बिल्डिंग पे शीशे लगा दिए जाते हैं कॉनकेव शेप में या पैराबोलिक शेप में। इस तरीके से ऐसी शेप होती है शीशों की। सन की लाइट जब इस पे पड़ती है तो पर्टिकुलर एंगल कुछ ऐसा होता है कि जब सन की लाइट, पैरेलल लाइट इस पे पड़ती है तो इस पे पड़ने के बाद एक पर्टिकुलर जगह जाके इकट्ठी होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से क्या करा जाता है, पानी गर्म किया जाता है। पानी गर्म करके स्टीम बना के, स्टीम के प्रेशर से टरबाइंस घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कैसे, थोड़ी डिटेलिंग आगे करूंगा। फिलहाल इतना गर्म हो जाता है यहाँ पे कि पानी उबाल के इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है टरबाइन से। और तो और इसके इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर वेल्डिंग, मतलब इतना गर्म हो जाता है कि उस गर्मी से मेटल्स तक को पिघलाया जा सकता है, जिनका टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इस तरीके से सोलर एनर्जी के यूजेस है। मैंने कहा सन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। आप सोचिए सोलर एनर्जी से ही तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं, वही फूड तो हम खाते हैं। तो अगर सन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फूड नहीं होता, हम भी नहीं होते। तो इसलिए सन बहुत ज़रूरी है। सन की वजह से ही पूरी लाइफ साइकिल चल रही है। सन की वजह से ही हमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जैसे फ्यूल्स मिलते हैं। कैसे, इसमें यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा अभी। फिलहाल नेक्स्ट बात आई सोलर एनर्जी के बाद आपकी हीट एनर्जी। ऑब्वियसली हीट एनर्जी मतलब कोई भी गर्म चीज़, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, किसी भी फ्यूल को अगर हम जलाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड, किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। और बेटा जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे हीट तो निकलती ही निकलती है, हीट एनर्जी तो निकलती ही निकलती है। साथ साथ में कौन सी एनर्जी भी निकलती है? जी हाँ, लाइट एनर्जी भी निकलती है। जैसे आप देखिए आग को जलाया, हीट एनर्जी निकली, हमारी बॉडी भी गर्म होती है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, उससे भी हीट एनर्जी रेडिएट आउट होती है। तो ये सारे मैंने सोर्सेस बना रखे हैं कि कहाँ कहाँ से हीट एनर्जी ले सकते हैं हम। सन से आती है, लाइटनिंग, बिजली कड़कती है, उससे भी थोड़ी बहुत हीट आती है, हीटर से आती है, टोस्टर से हीट निकलती है, स्टोव से गर्मी निकलती है, बॉइलिंग वाटर से गर्मी निकलती है। तो ये सब सोर्सेज हैं। इसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ भी जोड़ सकते हैं हीट एनर्जी के सोर्सेज। फिर बात आई प्यारे कि लाइट एनर्जी। अभी मैंने बोला कि जब किसी फ्यूल को जलाते हैं तो हीट तो निकलती है, साथ में लाइट भी निकलती है। लाइट एक तरह की एनर्जी है बेटा, एक ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी की हेल्प से हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see ऑब्जेक्ट्स। लाइट नहीं होती तो हम कुछ नहीं देख पाते। आप सोचिए अंधेरे कमरे में लाइट नहीं होती है तो हमें नहीं दिखता, यानी लाइट की हेल्प से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। और जब भी किसी चीज़ से लाइट निकलती है तो उस लाइट के साथ साथ हीट तो निकलती ही निकलती है। कोई भी लाइट का सोर्स ले लिए, उसके साथ लाइट के साथ साथ हीट निकलेगी ही निकलेगी। बात आई सर लाइट एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, अपने मन से कुछ भी लिखिए समझ के आप, जैसे लाइटेड बल्ब, रॉड, कैंडल, सन, हैं, इतने सारे कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिससे भी लाइट निकलती है। ठीक है, फिर बात आई केमिकल एनर्जी क्या होती है। केमिकल एनर्जी को बेटा हम फ्यूल एनर्जी भी कहते हैं। कोई भी एनर्जी जो किसी केमिकल के अंदर होती है, जैसे फ्यूल की बात कर लें, कोई भी जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो जलाने से गर्मी निकलती है, आग निकलती है, आग के साथ साथ हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। लेकिन उससे निकल तो हीट और लाइट रही है, लेकिन फ्यूल को जलाया उसके बाद निकली, जलाने से पहले भी तो उसमें कोई एनर्जी रही होगी। उसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में जो एनर्जी होती है, कंपाउंड्स में जो एनर्जी होती है, उसी को हम कहते हैं क्या? केमिकल और फ्यूल एनर्जी। एनर्जी possessed by fossil fuels like coal, petroleum, natural gas is called chemical और फ्यूल एनर्जी। और जो बेटा हम फूड खाते हैं,
फूड जो हम खा रहे हैं वो भी तो कोई कंपाउंड्स हैं या कंपाउंड्स का मिक्सचर है। जो फूड खा रहे हैं, फूड खाने से भी तो हमें एनर्जी आती है। कैसे आती है एनर्जी? वो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है तो उससे हीट एनर्जी वगैरह बनती है, लेकिन फूड में खुद कौन सी एनर्जी आप बोलोगे? जी हाँ, केमिकल एनर्जी। जब भी यहाँ कोई कंपाउंड्स होंगे, केमिकल सब्सटेंस होगा, तो कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। जैसे हम बात करें सेल की, सेल कौन सी एनर्जी देता है? कौन सी एनर्जी देता है? सेल से क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। जो हम रिमोट वगैरह में सेल लगाते हैं, जो बैटरी कार वगैरह में इन्वर्टर्स में लगती हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी देती है बैटरी, सेल? इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन वो देती इलेक्ट्रिक है, उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर कंपाउंड्स भरे होते हैं, केमिकल्स भरे होते हैं। बड़ी वाली बैटरी की बात करें उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। छोटे वाले सेल की बात करें उसमें कार्बन वगैरह का कंपाउंड होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सचर होता है। तो वो उसमें कंपाउंड्स भरे हुए हैं, तो कौन सी एनर्जी है? यस, केमिकल एनर्जी। वहाँ पे जब सेल को किसी चीज़ में लगाते हैं तो एनर्जी का कन्वर्जन होता है। जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो सर्किट में लगाने के बाद वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जिस इलेक्ट्रिक एनर्जी से अगर आप बल्ब जला रहे हैं तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी थी, उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई और बल्ब से जो ज्वाइंट हुआ, फिर बल्ब ने उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एनर्जी कन्वर्जेंस होते रहते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि बैटरी और केमिकल हैज़ अ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। बैटरी में, फूड में और फॉसिल फ्यूल को जलाने पर केमिकल और फ्यूल एनर्जी बनती है। ठीक है प्यारे, नोट करते जाइए पॉज कर करके, या पहले पूरा देख लीजिए उसके बाद पॉज कर करके आप इसको नोट करिएगा ज़रूर से। फिलहाल बात आई हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो प्यारे, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर। तो वाटर में जो एनर्जी होती है, नहीं नहीं नहीं, वाटर में नहीं एनर्जी, रनिंग वाटर में जो एनर्जी होती है, भागते हुए पानी में जो एनर्जी होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। और भागते हुए पानी में, बहते हुए पानी में बहुत शक्ति होती है, बहुत एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी होती है कि नदी में जो पानी बह रहा है उससे बड़े बड़े जो लोहे के लट्ठे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ उससे बह के चले जाते हैं। आपने देखा है बाढ़ आती है तो पूरे पूरे घर, कार और चीज़ें जो हैं उसमें बह के चली जाती हैं। बहुत एनर्जी होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। क्या? द एनर्जी possessed बाय फास्ट मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। तो बोले सर इसका करें क्या? क्या घर बहा दें? नहीं, इसका यूज़ है, इसके यूजफुल पर्पस है। हाइड्रो एनर्जी कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या? टू कन्वर्ट हाइड्रो एनर्जी को से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बना सकते हैं। कहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है हाइड्रो एनर्जी से? बहते हुए पानी से। कहाँ बनाई जाती है? डैम्स पर बनाई जाती है। उस एनर्जी को, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, क्योंकि वो पानी से बन रही है, इसलिए उस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और ऐसी जगह, ऐसे पावर प्लांट जहाँ पे पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आज ही इस लेक्चर में थोड़ा आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ अभी दिमाग में बैठाइए व्हाट इज हाइड्रो एनर्जी। फिर प्यारे बात आई इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत ही सही तरीके से आप वाकिफ़ हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से ऑलरेडी। बेटा जो भी कोई वायर है, वायर में अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, फ्लो क्या कर रहे हैं, कहीं भी चार्जेस हैं, अगर चाहे रुके हुए हैं चाहे फ्लो कर रहे हैं, उनसे करंट बन रहा है, तब जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि कहीं पर चार्जेस रुके हुए हैं तब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और अगर किसी बॉडी में चार्जेस मूव कर रहे हैं तब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिलहाल दोनों ही केसेस में चार्जेस अगर हैं, चाहे वो मूव कर रहे हैं चाहे रुके हुए हैं, तो हम कहेंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है। द एनर्जी possessed बाय अ सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे आप देखिए बल्ब की बात करें तो बल्ब से लाइट निकलती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है। कब? जब उसे कौन सी एनर्जी दी जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कई सारे हमारे ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी खाते हैं। खाते का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके दूसरी एनर्जी बनाते हैं। जैसे आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया, एसी हो गया, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो वो कौन सी एनर्जी लेता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है प्यारे,
अगली बात आई न्यूक्लियर एनर्जी, नाम से पता चल रहा है। न्यूक्लियर वर्ड इज रिलेटेड टू विच टर्म? जी हाँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भैया, न्यूक्लियस का आपने पढ़ा है कि साइज कितना छोटा होता है, पूरे एटम होता है, एटम ही बहुत छोटा होता है और एटम के अंदर बिल्कुल सेंटर पे बैठा हुआ होता है नन्हा सा न्यूक्लियस। इतना छोटा न्यूक्लियस होता है, उसके बावजूद भी उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी एनर्जी समाई होती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि कुछ थोड़े बहुत एटम्स को अगर मिला के उससे एनर्जी निकालें उसके न्यूक्लियस से, तो उससे तबाही मचाई जा सकती है। उसी से न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब जैसी चीज़ें बनाई गई हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर एनर्जी ही यूज़ होती है। डिटेलिंग हम 10th इसी क्लास के आखिरी में कुछ चैप्टर्स हैं उसमें इसकी डिटेलिंग करेंगे। फिलहाल एनर्जी, अच्छा ये बात आई कि सर न्यूक्लियर एनर्जी उसमें से निकलती कैसे है? न्यूक्लियस के अंदर होती तो है बट एनर्जी निकलती कैसे है? वैसे तो बेटा ये पूरा चैप्टर है, समझाने को इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसको अभी हम नहीं समझा सकते, आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, कहीं और ही घूमने निकल जाएंगे। तो अभी बस शॉर्ट में समझिए कि न्यूक्लियर एनर्जी कब निकलती है? जब दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, या एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। दोनों ही प्रोसेस में, टूटने में और मिलने में क्या होता है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसका जो कुछ मास है वो मास टूटने पर या मिलने पर मास जो है कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो उससे कितनी एनर्जी बनती है उसका एक फॉर्मूला भी है, बहुत ही ब्रीफली बता रहा हूँ, डिटेल में मत जाना। इसको हम कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस या मास एनर्जी रिलेशनशिप, जो क्या बताती है कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको कहीं पे भी दिया कि 1 किलो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो बताइए कितनी एनर्जी बनेगी। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है पूरी तरीके से तो उससे कितनी एनर्जी बनेगी। यहाँ पे m और c की वैल्यू डाल दीजिए। m तो होता है, दे रखा है यहाँ पे 1 kg, c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे जूल में आंसर आ जाएगा। ये इसे हम कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। कहाँ से आई वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है। फिलहाल मास खत्म होता है तो एनर्जी बनती है न्यूक्लियस से, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत खतरनाक है, आगे के चैप्टर्स में समझाएंगे। फिलहाल अभी बात आई कि क्या जियोथर्मल एनर्जी। सर जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? अरे जियो जियो का मतलब जियो नहीं, जा जी ले अपनी जिंदगी ना, जियो JEO नहीं, GEO। जियो का मतलब मालूम है क्या होता है बच्चे? जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो बेटा अर्थ में जो हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है उसी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। बोले सर अर्थ में हीट कहाँ से आई? बेटा क्या होता है, अर्थ के अंदर मिनरल्स होते हैं, कई न्यूक्लियर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह अर्थ के अंदर पाया जाता है। वो यूरेनियम वगैरह न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन करने की वजह से, न्यूक्लियर रिएक्शंस करने की वजह से अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता रहता है, और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। उस हीट से क्या होता है, जहाँ पर ऐसा यूरेनियम प्रेजेंट है अर्थ में, जिन जगहों पर भी ज़मीन के अंदर, वहाँ पे यूरेनियम हीट जब रिलीज़ करता है तो उसके आसपास के जो रॉक्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म रॉक्स में ही जो एनर्जी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ और हीट। The energy stored in the rocks in the interior of earth in the form of heat is called geothermal energy। बोले अरे सर ठीक है रॉक्स गर्म हैं तो क्या करें, उसका क्या कोई फ़ायदा है गर्म रॉक्स का? जी हाँ है, एक ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। ये जियोथर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे क्या होता है कि जहाँ पर ऐसे रॉक्स होते हैं जो गर्म हो जाते हैं ज़मीन के अंदर ही, वहाँ पे आसपास कोई अगर वाटर का सोर्स है ज़मीन के अंदर ही, वहाँ पे अगर पानी प्रेजेंट है तो वो पानी भी उनसे गर्म होने लगता है। रॉक से गर्म होते होते तब गर्म हो जाता है
कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ज़मीन के अंदर ही, जहाँ पर पानी का सोर्स प्रेजेंट है, ज़मीन में दबा हुआ अंदर पानी गर्म होने लगता है, उससे स्टीम बनती है, और स्टीम का जब बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, जैसे कुकर में अगर आप सीटी दबा दें, उसे बाहर ना निकलने दें स्टीम को, तो बताइए क्या होगा, कुकर के अंदर स्टीम बढ़ती जाएगी और एट द लास्ट अल्टीमेटली कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे ही ज़मीन के अंदर स्टीम बनती रहती है कुछ जगहों पर जहाँ ऐसे हॉट रॉक्स, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और उससे पानी गर्म होकर उबलता रहता है, और इतना प्रेशर जब बन जाता है एक टाइम पे तो ज़मीन क्रैक हो जाती है, वहाँ से फट जाती है और वहाँ से स्टीम तेज़ी से निकलने लगती है। ये देखिए, ये इस तरीके से दिखा रखा है, स्टीम तेज़ी से ऊपर निकलती है बहुत प्रेशर से, उस स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है टरबाइंस को घुमा के। टरबाइंस को कैसे घुमाया जाए, टरबाइंस क्या चीज़ होती हैं, देखिए प्यारे, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, वो है जनरेटर। जनरेटर जनरली सबने देखा होगा क्या होता है, जनरेटर को घुमाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, चाहे हाथ से स्टार्ट करते हैं, चाहे बटन दबा के स्टार्ट करते हैं, चाहे रिमोट से स्टार्ट करते हैं, कैसे भी स्टार्ट करें, स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर कोई चीज़ है कॉइल, वो घूमती रहती है, और कॉइल के घूमने से जब तक कॉइल घूमेगी तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है वो पूरा एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहाँ पे समझाया जाएगा। फिलहाल आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझें, इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए जनरेटर चाहिए, जनरेटर का दूसरा नाम डायनामो होता है। बनने के लिए कॉइल को घूमना जरूरी है। घुमाएं कहाँ से, घुमाएं कैसे, कैसे घुमाएं। घर पे जो जनरेटर होते हैं उसमें तो डीजल डाल के घुमा देते हैं, डीजल डाला, डीजल का काम इलेक्ट्रिसिटी बनाना नहीं होता है, नहीं, डीजल का काम होता है उस जनरेटर की कॉइल को घुमाना। डीजल क्या करता है प्यारे, कि जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर में कंबशन चैम्बर होता है, चाहे व्हीकल्स हो गए चाहे जनरेटर हो गया, कंबशन चैम्बर होता है जिस चैम्बर में पेट्रोल या डीजल हल्के हल्के स्प्रे किया जाता है ऑटोमेटिकली। जब स्प्रे होता है उसमें चिंगारी लगवाई जाती है, चिंगारी लगने से वो जो चैम्बर के अंदर स्प्रे की फॉर्म में डीजल डाला था वो जलने लगता है, और जलने से उस चैम्बर के अंदर जो हवा है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने से कोई भी चीज़ एक्सपेंड होती है, ऐसे उसके अंदर की हवा भी एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंड होने से थ्रू सिस्टम ऑफ लीवर्स, कुछ ऐसा होता है उसमें लीवर्स लगे होते हैं, जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसमें पिस्टन लगा होता है, उस पिस्टन पे धक्का लगता है, कोई चीज़ एक्सपेंड होगी धक्का लगेगा, और धक्का लगने से थ्रू सिस्टम ऑफ लीवर्स कोई चीज़ उसमें आगे पीछे होने लगती है, और थ्रू सिस्टम ऑफ लीवर्स वो कॉइल रोटेट करने लगती है उस पिस्टन के धक्के से। तो डीजल का काम है क्या, हीट प्रोड्यूस करना, जलने के बाद हीट से हवा को गर्म करना, हवा के धक्के से, लीवर से, पिस्टन से कॉइल घूमने लगती है, और कॉइल के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यानी मेन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मेनली हमें कॉइल घुमानी है। घर पे तो डीजल से घुमा दिया, अब अगर हमें पूरे शहर को और पूरी स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो क्या डीजल से जनरेटर चलाओगे? नहीं, इतना डीजल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, और तो और अगर डाल भी दिया तो बहुत पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। तो बोले कॉइल को ही तो घुमाना है, कॉइल को कैसे घुमाएं? हाथ से घुमाओगे, दिन भर हाथ से घुमाते रहोगे कि सर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, नहीं कर सकते। तो बोले ऑल्टरनेटिव मेथड्स लाइए जिसमें बिना किसी पोल्यूशन के, बिना किसी फ्यूल के हम कुछ ऐसा करें कि जनरेटर की कॉइल घूमती रहे और इलेक्ट्रिसिटी बनती रहे। तो कॉइल घुमाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे ये ज़मीन है इस तरीके से, यहाँ से ज़मीन क्रैक हुई और यहाँ से तेज़ी से स्टीम बाहर निकल रही है। अभी क्या किया जाएगा, इसके रास्ते में इस तरीके से कुछ टरबाइंस लगा दी जाती हैं। टरबाइंस ऐसे गोल गोल पंखे होते हैं, ऐसे टरबाइंस लगा दी जाती हैं। बहुत रफ टरबाइन बना रहा हूँ मैं, लेकिन सोचो ये टरबाइन यहाँ पे हवा में किसी तरीके से फिक्स कर दी जाए तो टरबाइन के एक तरफ अगर ये स्टीम तेज़ी से पड़ेगी तो टरबाइन को ये क्या करेगी, ये गोल गोल रोटेट करने लगेगी, और इसके साथ क्या अटैच होगा, जनरेटर अटैच होगा, और कॉइल जब रोटेट करेगी इस टरबाइन की, ये टरबाइन रोटेट करेगी तो टरबाइन के साथ जनरेटर की कॉइल भी रोटेट करने लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी। तो इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट बात आई प्यारे, विंड एनर्जी क्या चीज़ होती है? क्या? विंड एनर्जी। बेटा
हवा चलती है, हवा में भी बहुत एनर्जी है। इतनी हवा में एनर्जी होती है कि आंधी तूफान आता है, विदेशों में तो इतनी तेज़ आता है घर उड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं, बहुत बहुत एनर्जी होती है हवा में। वही जो फास्ट मूविंग विंड में जो एनर्जी होती है भाग रही है, तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी पोजेस्ड बाय फास्ट मूविंग विंड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड विंड एनर्जी। बोले तो विंड एनर्जी से क्या कर सकते हैं सर यूजफुल काम? अरे विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है? विंड मिल से। विंड मिल के ऐसे ब्लेड्स होते हैं, इन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है विंड मिल्स को ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उससे ये पंखे ब्लेड्स घूमने लगते हैं और इनके घूमने से इसके साथ क्या अटैच कर देंगे? इसी के पीछे जी हाँ जनरेटर अटैच कर दिया जाता है। इसके घूमने से जनरेटर की कॉइल घूमने लगती है और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। तो ये विंड मिल्स का काम होता है जो कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। पुराने ज़माने में या अभी भी कई जगह विंड मिल्स का और भी काम है। पुराने ज़माने में विंड मिल यूज़ करी जाती थी गेहूं को पीसने के लिए, गेहूं से आटा बनाने के लिए। कैसे? शॉर्ट में बता रहा हूँ। जनरली पुराने ज़माने में गेहूं पीसने के लिए चक्की होती थी। चक्की के दो इस तरीके से पत्थर होते थे भारी भारी, उन पत्थरों के बीच में गेहूं डाला और ऐसे उसे गोल गोल घुमाओ तो पत्थर ऐसे 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 उसको गेहूं को पीस के उसका बुरादा बना दे, मतलब आटा बना दिया। अब लेकिन उसमें ताकत लग रही है और थोड़े थोड़े गेहूँ डाल रहे हो, आपको बड़ी चक्की चाहिए और ताकत भी चाहिए आपको अपनी ना लगे, तो उसको थ्रू सिस्टम ऑफ लीवर्स इस विंड मिल से कनेक्ट कर दिया जाए। विंड मिल जैसे गोल गोल घूमेगी इसके ब्लेड्स, वैसे वैसे चक्की ऐसे चलती और आटा पीस सकते हैं, है कि नहीं है? ऐसे ही इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन पर्पस। जैसे प्यारे हैंडपम्प है, हैंडपम्प से क्या किया जाता है? पानी निकाला जाता है ज़मीन से। तो जब हैंडपम्प को चलाते हैं तो ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर आता है। अब हमें पूरे खेतों को अगर हमें पानी लगाना है हैंडपम्प से, तो हाथ से तो चलाओगे नहीं दिन भर बैठ के, है ना? इतना सारा पानी चाहिए होता है, सुबह से लेकर शाम तक हाथ से तो चलाते नहीं रहोगे। तो बोले कोई ऑटोमेटिक सिस्टम ढूंढिए, ऑटोमेटिक। तो बोले हैंडपम्प का हैंडल हटाइए और उसमें कुछ इस तरीके का सिस्टम ऑफ लीवर लगा के इस विंड मिल से कनेक्ट कर दिया जाए कि विंड मिल गोल गोल घूमे और उसके गोल गोल घूमने से जो उसमें एक डंडी लगी होती है जो हम हैंडल से ऊपर नीचे करते हैं, वो डंडी डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है और ज़मीन के अंदर का पानी अपने आप बाहर आता रहता है। हवा के चलने से, विंड मिल के चलने से पानी निकलता है। इरिगेशन के पर्पज़ में भी ये विंड मिल यूज़ में आती है। फिलहाल आगे की बात आई, व्हाट इज साउंड एनर्जी? अरे आवाज़ में जो एनर्जी होती है उसे साउंड एनर्जी कहते हैं, विच एनेबल्स अस टू हियर। और साउंड एनर्जी बनती कैसे है? जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। बेटा इसका भी एक पूरा अलग से चैप्टर है साउंड, उसमें डिटेलिंग पढ़ेंगे। अभी बस समझिए जो एक ऐसी एनर्जी विच एनेबल्स अस टू हियर इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। और साउंड एनर्जी कहाँ से निकलती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से, स्पीकर से, हमारे मुंह से किसी चीज़ को ठोक दें तो उसे गड़गड़ गड़गड़, है ना, लाइटनिंग होती है, बादल कड़कते हैं, तो ये साउंड एनर्जी। फिलहाल बात आई मैग्नेटिक एनर्जी। बेटा कोई भी मैग्नेट है, इस तरीके से मैग्नेट को के आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखें, जैसे आयरन रख दें, कोबाल्ट रख दें, तो मैग्नेट उसे खींच लेती है ना, यानी उसमें वर्क कराने की पावर है, यानी वर्क कराने की एबिलिटी है, वो किसी को खींच सकती है या दूसरी मैग्नेट को धक्का मार सकती है, यानी उसमें एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? उसको नाम दिया गया है मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मैग्नेट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। छोटे छोटे टर्म्स हैं, सुनते जाइए, दिमाग में बसाते जाइए। फिर बात आई मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मैकेनिकल एनर्जी तो पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होती है स्टेट ऑफ मोशन की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से। तो ये वही बोला गया, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे ये पानी है, पानी कहीं पहाड़ के ऊपर, झरने पे ऊपर है, हाइट पे है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी और जब ये नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी और उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है प्यारे, चलिए ओके, आगे बात आई। ठीक है, तो अभी प्यारे ये आपने टाइप्स ऑफ एनर्जीज तो पढ़ ली। अब बात आई एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हम। कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनटू
इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डैम्स पर पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। देखिए क्या किया जाता है, ये इस तरीके से हमने एक डैम की फॉर्मेशन दिखाई है। आप देखिए यहाँ पे डैम में आपने देखा होगा कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी के रास्ते में एक बहुत विशाल काय सी एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, बहुत बड़ी वॉल कंस्ट्रक्ट करी जाती है, जिस वॉल के पीछे पानी इकट्ठा होता जाता है। ये देखिए इतनी बड़ी वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जिसके पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है, जो नदी से पानी आ रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिजर्वायर। जब ये पानी काफ़ी हाइट तक इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, सोचिए पानी हाइट पर आ गया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जब इसमें आ जाएगी तो क्या किया जाता है, यहाँ जो दीवार बनाई गई है इसमें थोड़े से दरवाजे बनाए जाते हैं, वो ओपनिंग को खोल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक इस तरीके से दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है जो पानी को रोके हुए था, इस दरवाजे को खोल दिया जाए थ्रू सिस्टम ऑफ लीवर्स तो पानी तेजी से बहता हुआ नीचे आता है। सोचो ऊपर से एकदम तेजी से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बननी है, जी हाँ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और रास्ते में यहाँ पे लगी होती हैं टरबाइंस इस तरीके से लगी होती हैं, जब वो बहुत तेज पानी इन टरबाइंस पे पड़ता है, ब्लेड्स पे पड़ता है टरबाइन की, तो टरबाइन गोल गोल घूमने लगती हैं। और बस जो चीज़ गोल गोल घूम रही है उसके साथ क्या अटैच कर दें, जी हाँ इस गोल घूमती हुई टरबाइन के साथ यहाँ पे जनरेटर कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जनरेटर की कॉइल घूमने लगती है और कॉइल घूमने से क्या बनने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। और वो थ्रू सिस्टम ऑफ ये वायरिंग सिस्टम अलग अलग शहरों में इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर दी जाती है। और ये जो पानी है, बचा हुआ पानी जो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हुई थी एनर्जी, वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, इसे हम डाउन स्ट्रीम कह देते हैं। ये हल्के हल्के नीचे बहता जाता है। इस तरीके से डैम पर एनर्जी कन्वर्जन होता है। कौन सा एनर्जी कन्वर्जन, पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी से ये भागा पानी नीचे तो काइनेटिक एनर्जी बनी, और काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घूमी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इसे मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी से फिर ये जनरेटर कनेक्ट था तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे, पोटेंशियल टू काइनेटिक टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन होता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इन डैम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है प्यारे, चलिए आगे की बात करें कि ये जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी तो प्यारे बन गई। अब उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से और कई सारी एनर्जीज बना सकते हैं। क्या क्या एनर्जीज बना सकते हैं, आप देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बनी उससे बैटरीज को चार्ज किया जा सकता है। जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं या फिर जो आपके इन्वर्टर की बैटरी होती हैं, वो जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे चार्ज किया जाता है। बैटरी बताओ क्या देती है, करंट देती है, डायरेक्ट करंट देती है। तो चार्ज होने के लिए वो लेगी भी क्या, खाएगी भी क्या, चार्ज होने के लिए करंट खाएगी। तो बैटरी को चार्ज होते समय कौन सी एनर्जी कन्वर्जन होता है, उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है। और उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, केमिकल एनर्जी। उसमें केमिकल्स बन जाते हैं, केमिकल फिर से चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। सब नोट करते जाइए। और इसका उल्टा, जब वो बैटरी हम किसी बल्ब किसी डिवाइस में लगा देंगे तो वो बैटरी से करंट निकलेगा, लेकिन किस चीज़ से, कौन सी एनर्जी कन्वर्जन होगी, बैटरी में कौन सी एनर्जी थी, केमिकल्स भरे थे तो केमिकल एनर्जी, और दे कौन सी रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी टॉर्च की बात करें, अगर वो बैटरी वो सेल टॉर्च में लगा है तो कहीं भी लगाओ बेटा वो सेल के अंदर तो केमिकल एनर्जी ही होगी और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही बनाएगा। तो यहाँ ये मत कहना कि टॉर्च कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अरे लाइट एनर्जी तो बाद में बनेगी, सेल पहले तो केमिकल से लाइट बनाएगा और फिर केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगा और फिर उसमें बल्ब लगाए तो जो केमिकल से इलेक्ट्रिक बनी थी वो बल्ब उस इलेक्ट्रिक से फिर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी बनाएगा। फिलहाल आगे की बात करें केमिकल से लाइट एनर्जी का, बेटा जैसे कैंडल, किसी भी फ्यूल को अगर हम जलाते हैं तो फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। जलाएंगे कौन सी बनेगी, लाइट एंड हीट। तो लाइटेड कैंडल में कन्वर्जन हो रहा है केमिकल टू लाइट। इसका उल्टा
अगर हम बात करें लाइट से केमिकल एनर्जी की, तो इसका एक एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो पेड़ों में होती है वो लाइट एनर्जी लेते हैं और उससे फूड बनाते हैं, फल पकते हैं, फूड बनता है उसके अंदर, तो वहाँ पे लाइट एनर्जी टू केमिकल, फूड का मतलब केमिकल एनर्जी बन रही है। तो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्रीक्वेंटली आज हैं, एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट बात आई कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी कैसे बनाई जाए, बल्ब, ये भी मैंने बता ही दिया, बल्ब कन्वर्ट लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। और लाइट से वापस इलेक्ट्रिक कैसे बनाया जाए, बेटा ये आपको याद करना होगा, ये हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। फोटो सेल होते हैं या सोलर सेल कर लो, सोलर सेल, हाँ आप याद कर, सोलर सेल लाइट एनर्जी से, सोलर एनर्जी से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। फिलहाल जैसे डायनामो क्या होता है, डायनामो में हमने बताया था जनरेटर होता है, जनरेटर में कौन सी एनर्जी देते हैं, उसे घुमाते हैं, घुमाने का मतलब काइनेटिक कह लो या चाहे मैकेनिकल कह लो। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है जनरेटर, जनरेटर का दूसरा नाम डायनामो। मोटर इसका उल्टा काम करती है। मोटर क्या होती है, वो टिल्लू पंप होता है नहीं, है नहीं, वो लगा होता है, वो क्या करता है, उसे ऑन करो तो वो तेजी से घूमने लगता है और पानी को ऊपर फेंकता है। तो जो मोटर होती है, चाहे पंखा है, पंखे में भी तो मोटर लगी है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, गोल गोल घूमने लगती है। वॉशिंग मशीन में भी तो मोटर लगी है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, गोल गोल घूमने लगती है। तो मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जी हाँ, मैकेनिकल, इसे आप काइनेटिक भी कह सकते हो कि सर पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, गोल घूम रहा है, काइनेटिक बन रही है, तो इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक भी लिख सकते हो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के मैकेनिकल एनर्जी तो कहते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बात करें आयरन की, प्रेस होती है, प्रेस, प्रेस बेटा क्या करती है, प्रेस जो है वो उसे इलेक्ट्रिसिटी खाती है, इलेक्ट्रिसिटी लेके और वो गर्म करती है कपड़ों को, तो कौन सी एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इसका उल्टी बात करें, एक ऐसा डिवाइस जो हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है, बेटा ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रट लीजिए, समझाने पे आया तो पूरा एक चैप्टर बन जाएगा। ये याद रखिए, थर्मोकपल एक चीज़ होती है जो हीट देने पर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। मत पूछना सर ये क्या है, कैसे वर्क करता है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, इसकी वर्किंग नहीं है। फिर लाउड स्पीकर, स्पीकर और माइक्रोफोन, माइक, बेटा स्पीकर होते हैं, स्पीकर से पहले मैं बात करूं माइक्रोफोन, माइक्रोफोन होते हैं, ये माइक्रोफोन है, हाथ में ले लिया, गाना गा रहे हैं, तो माइक्रोफोन कौन सी एनर्जी ले रहा है, जी हाँ साउंड एनर्जी ले रहा है, और फिर तारों के थ्रू लाउड स्पीकर तक भेज रहा है, तारों में कौन सी एनर्जी हो गई, जी हाँ कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जबकि दूसरी तरफ स्पीकर लगे हैं, स्पीकर में तार गया, तार में कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और स्पीकर में से आवाज निकलने लगी, तो कौन सी एनर्जी बनी, साउंड एनर्जी। तो स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। बोले सर स्पीकर में साउंड कैसे बनती है, बेटा उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि काले कलर की एक मेम्ब्रेन लगी होती है, जब उसमें सिग्नल जाते हैं तो वो मेम्ब्रेन फड़फड़ाने लगती है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल टू साउंड, और जबकि माइक्रोफोन साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है। बात समझ पा रहे हैं, ये पॉज करके आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। फिलहाल बात आई इलेक्ट्रिक मोटर, ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई शॉर्ट में एक बार फिर से बता रहा हूँ फोटो के साथ। ये इलेक्ट्रिक मोटर मैंने आपको बता दी, ये बड़ी टिल्लू पंप की तरह मोटर होती है, पंखे में भी कोई भी घूम इलेक्ट्रिसिटी से देने पर घूमे तो समझ जाना वहाँ मोटर लगी है, मोटर लगी है। ये छोटी वाली मोटर होती हैं बेटा, छोटे हाथ के पंखों में, खिलौनों में लगी होती हैं, इस तरीके से ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, नोट करते जाइए। फिर बात आई ये इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ऐसे डिवाइसेस बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करें। तो बेटा ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें हीट बनती है, गीज़र हो गया, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई। नोट करते जाइएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी के ये सारे डिवाइसेस हो गए। ठीक है प्यारे, तो इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स एक बार फिर से बताइए जो हमने नहीं पढ़े हैं। कोई ऐसा डिवाइस बताइए जो हीट से साउंड बनाए, हीट एनर्जी मतलब हीट दे और साउंड एनर्जी बन जाए। बेटा ये एग्जाम्पल होता तो है
थर्मो अकाउस्टिक इफेक्ट्स होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसे छोड़ दीजिए, इसे इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी। ये अभी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी से साउंड में कन्वर्ट हो, किस में? स्पीकर में। ठीक है, डिटेलिंग कर चुका हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाए, साउंड दें इलेक्ट्रिसिटी बन जाए क्या? माइक्रोफोन। पूरा लिखिएगा। बोले सर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी बन जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दें और केमिकल, क्या? चार्जिंग। किसकी चार्जिंग? बैटरी या सेल को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है। और केमिकल से इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसका उल्टा, सेल जो है उसके अंदर केमिकल होती है, वो इलेक्ट्रिकल देती है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ये हो गया, और चार्जिंग ऑफ सेल ये हो गया। ठीक है प्यारे। अच्छा, फिर बात करें केमिकल से लाइट एनर्जी बन जाए। किस में होता है ऐसा कि बेटा, जैसे हम बात करें किसी भी हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। और जलाने पर क्या बनता है? लाइट बनती है और हीट बनती है। तो अगर कभी भी बर्निंग ऑफ फ्यूल करेंगे तो बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमेशा केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी बनेगी, और केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी भी इसी से बनती है। तो ये दोनों सेम एग्जाम्पल हो गए, बर्निंग ऑफ फ्यूल से ये दोनों चीजें बनती, केमिकल टू हीट, केमिकल टू लाइट। अब बताइए, लाइट से केमिकल एनर्जी, लाइट पड़े और केमिकल एनर्जी बन जाए। अरे फोटोसिंथेसिस में सन की लाइट पड़ती है और उससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बन जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट निकलने लगे, अरे बल्ब, रॉड, कोई भी इस तरीके का डिवाइस, इलेक्ट्रिक बल्ब आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए लाइट निकलेगी। और उसका उल्टा, लाइट पड़े उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, अभी आपने पढ़ा क्या? सोलर सेल लिख दीजिए या फोटो सेल लिख दीजिए। हीट से मैकेनिकल एनर्जी बन जाए, हीट निकले और कोई चीज घूमने लगे, अभी आपने देखा जियोथर्मल एनर्जी में हीट से टरबाइन घूम रही थी, ऐसे ही आप इसमें ये लिख सकते हैं कि आप कोयले से पानी को गर्म करिए, पानी से जो हीट एनर्जी आएगी उससे जो स्टीम बनेगी उससे टरबाइन घूमने लगेगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी बनने लगेगी। यानी स्टीम इंजन में हीट एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है। केमिकल से मैकेनिकल, फिर वही बात, कोयले को जलाइए, कोयले को जला के पानी गर्म करिए और उससे टरबाइन घूमेगी, स्टीम जो बनेगी। तो कोयले को जला रहे हैं, कोयले में कौन सी एनर्जी है? जी हाँ, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है। या फिर हम लोग खुद जो फूड खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है, हम हाथ पैर चला रहे हैं तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी बन रही है। तो ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फूड, जो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, उसमें भी फूड में केमिकल एनर्जी है और उससे हम मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। पहले उसके बीच में हीट भी बनती है, वो एक अलग बात है। फिलहाल इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, बेटा ये एक चैप्टर है पूरा, उसमें हम पढ़ेंगे जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो व्हेनेवर करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो हियर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, वो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स पे पानी से टरबाइन घुमाई जाती है, ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम वगैरह होता है, उसके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस करके हीट बनाई जाती है और उस हीट से पानी गर्म किया जाता है और पानी से स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से टरबाइन घुमाई जाती है और टरबाइन घुमाने से जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है। एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिए कि क्या बोला मैंने ये बेटा, लेकिन पूरा डिटेलिंग है आगे के चैप्टर्स में, यहाँ बहुत ब्रीफ मैं बता रहा हूँ। और फिर बात आई मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे बेटा बात करें कि मान लें पानी है या ये पत्थर है, पत्थर ऊपर से गिर रहा है और एकदम नीचे जब टकराता है तो आप सोचिए ऊपर से गिर रहा है तो इसमें काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी, यानी कौन सी एनर्जी होगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। और जब वो टकराएगा तो टकराने से क्या बनता है? गर्म हो जाती है वहाँ पे चीज़, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इसी वजह से आपने देखा होगा या सुना होगा, झरने होते हैं, झरने से ऊपर पानी गिर रहा है, पानी तो ऊपर ठंडा होता है लेकिन जब नीचे टकराता है पत्थरों से तो वहाँ पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि पानी की मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इसका एग्जाम्पल हो गया
फिर फॉलिंग वाटर possesses mechanical energy which converts into heat energy when it strikes the stones present at the down surface। ठीक है प्यारे, तो प्यारे ये आपका एनर्जी के बारे में सारी बात हो गई। एक लास्ट बात यहाँ पे कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज़ होती है बेटा। क्या होता है, इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, जिन एग्जाम्पल्स में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी एनर्जी कन्वर्ट होती है तो 100% एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो जाती। जैसे पंखे में इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और उससे काइनेटिक एनर्जी बनती है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी बन गई। कुछ ना कुछ एनर्जी अनडिजायरेबल फॉर्म में लॉस हो जाती है। जैसे जब पंखा चलता है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ कुछ उसमें खड़खड़ खड़खड़ हीट वाइब्रेशन भी होती हैं, तो यानी साउंड एनर्जी भी बनती है, वो लॉस हो जाती है। कुछ वहाँ पे गर्म भी हो जाती है उसकी कॉइल चलते चलते उसकी मोटर, तो हीट एनर्जी भी बनती है जो किसी काम की नहीं है, जो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है। तो जितनी एनर्जी हम देते हैं आउटपुट में उतनी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है। इसी लॉस को हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस हो जाना। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट to surrounding in some undesirable form. This conversion of energy to some non-useful form is called degradation of energy। ठीक है प्यारे, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत ही आसान था, मज़े आए होंगे, बहुत जल्दी दिमाग में बैठ गया होगा। अगर समझ में आया है, मज़ेदार लगा है तो ठोक दीजिए एक लाइक जल्दी से, अभी पॉज करके, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बताऊं जल्दी पॉज करके ठोक दीजिए अगर समझ में आया है तो। फिलहाल तो प्यारे आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस चैप्टर के आगे के लेक्चर्स के लिंक्स, पीछे के लेक्चर्स के लिंक्स सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन हैं, चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ जंप करके जा सकते हैं। ठीक है प्यारे, और हाँ जितने भी बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जल्दी से अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करी है, बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। फिलहाल बच्चे ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।